गलियां गाना वॉक करते हुए बना था। इश्क मुबारक डब किया था, डब आ गया और मैंने भूषण जी को भेज दिया। भूषण जी को गुस्सा आई बहुत, अंकित मत करो। वो मतलब लिटरली मेरे से बार बार बहस कर रहे थे इस चीज़ में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी आर्टिस्ट का गाना गाने जा रहे हैं। मेरे शो पे मैं खुद अपने गानों के अलावा बहुतों के गाने गाता हूँ। तो आप क्या सबका नाम लेते लेते उसमें एक सीन आता है, एक कोई कार रुकती है, उसका गेट खुलता है और हीरो को धक्का देके गिराया जाता है और उसमें मेरी 2 लाइनें आती हैं बस। मैंने पूरा गाना करके दिया था, 2 लाइनें आती हैं और गाना कट। तो मैंने पूरी फिल्म देखी और गाना था ही नहीं। गाना अगर आपको चलाना है आज के टाइम पे तो आपको पूरे गाने में से एक पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 लाइनें में रील बन सकती है। ये हमने सोच के बैठे हुए हैं। इल्यूमिनाटी की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े बने हैं। किसी ने आपको रीच आउट किया है? मतलब मैंने कभी बात नहीं की इस टॉपिक में, फिर भी करता हूँ कि उसने मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब बोली कि तुम्हारा भगवान तुमसे मिलने आएगा। मैंने कहा यार हमारी इतनी औकात ही नहीं है, हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। कितने लेकिन आप हमारे भगवान को देख सकते हो, वो आपसे मिलने आएंगे, आपके आंखों के सामने खड़े होंगे। उनके भगवान मतलब सैटर्न। अंकित तिवारी का फेवरेट अंकित तिवारी सॉन्ग सुन रहा है तू? एक गाना दैट अंकित तिवारी विशेष की काश मैंने किया होता। बोलिया बोलिया। एक गाना दैट अंकित तिवारी विशेष की काश मैंने नहीं किया होता। एक गाने नहीं, बहुत सारे। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम अभिनंदन, और जैसे कि आप जानते हैं अभिनंदन मेरा नाम, अभिनंदन करना मेरा काम। और आज के आपके फेवरेट शो सितारे मस्ती में मैं अभिनंदन करने जा रहा हूं उस आवाज का जिनका आई एम श्योर हर कोई दीवाना है, हर कोई आशिक है। तो बताना चाहूंगा कि आशिकों की गली में आवाज गूंजती है हर बारी। सुन रहे हैं ना, बिकॉज ही इज अंकित तिवारी। थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर जितने भी आशिक हैं वो आपको सुनते तो हैं ही, आज फिर से देख रहे हैं और बिल्कुल एकदम अलग अवतार में दी अंकित तिवारी। अंकित, सो गुड टू सी यू। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। एंड ये जो आवाज़ है इसके साथ आई थिंक लोगों का एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता है, बिकॉज आशिक जितने भी हैं आई एम श्योर कुछ आपने बनाए, कुछ आपकी आवाज़ ने बनाए, कुछ आपके गानों ने बनाए। सो ऐसे में एक गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है, इश्क मुबारक, जो पता नहीं कितने मिलियंस, आई थिंक तकरीबन बिलियंस तक पहुंचने वाला है। एंड खास बात यह है कि अंकित को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बिकॉज दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ रियल म्यूजिशियन। आई थिंक हाँ, नंबर्स मुझे नहीं पता, राइट। मतलब आजकल तो है फिलहाल वही कि नंबर्स पता होना चाहिए, बट मुझे इसका नंबर नहीं पता। सो अंकित, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, और इस जर्नी में अभी आपकी एक नई एल्बम आई है जिसका नाम है अंडररेटेड। हाँ जी। और जिसमें बहुत ही प्यारा गाना है तुम क्या हो, जिसमें कि हम सबके फेवरेट जॉन अब्राहम और संजीदा शेख जी। यूजुअली मैं देखता हूँ कि सब स्टार्स आजकल आ रहे हैं म्यूजिक एल्बम्स में, सिंगल्स में। जॉन अब्राहम को मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था, आई वाज वंडरिंग हाल ही में, एंड सडनली इंस्टाग्राम पे पॉपअप होता है कि उनका एक सिंगल आ रहा है, दैट विद अंकित तिवारी। एंड आई वाज लाइक ब्रो, ये कैसे किया आपने? एक्चुअली मैंने ना उनके साथ कुछ फिल्में की हुई हैं ऑलरेडी। तो बहुत पहली एक मुलाकात हुई थी हमारी, और ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब जब मैं मिला था उनसे तो ऐसा लगा नहीं था कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तो एक फिल्म की थी, उसमें एक गाना रिकॉर्ड भी किया था, तो एक गाना उन्होंने गाया भी था। तो और फिर फिल्म का नाम रॉकी हैंडसम था शायद। और फिर हम लोग वैनिटी में बैठे हुए थे और हम लोग बातें कर रहे थे। कुछ जॉन ने बोला कुछ करते ना साथ में, क्योंकि गाना गाया था तो वो एक्साइटमेंट थी अलग से। मैंने कहा हाँ कुछ करते हैं यार, कुछ अलग से अपन करते हैं म्यूजिक कुछ। उसके बाद हम लोगों ने की विलन रिटर्न्स, वहाँ पे भी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे भी इस टॉपिक पे बात हुई। फिर ऑफ कोर्स फिर गैप हो गया, फिर इस पे हम लोग काम करने लगे। मेरी एल्बम पे मैं काम करने लगा। फिर मैं अपने घर के नीचे खड़ा हुआ था और मेरे कुछ लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा था कि कब से क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे डिसाइड किया कि यार फ़ोन करते हैं जॉन को। तो वहाँ मैंने कॉल किया और थैंक गॉड उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला गाने भेजो फटाफट। मैंने गाने भेजे, मैंने टोटल 6 गाने भेजे थे और उनमें से उनको ये गाना पसंद आया। वाह। तो
वहाँ से बात शुरू हुई। फाइनली मतलब जॉन अब्राहम का जो सिंगल डेब्यू है देखा जाए तो वो अंकित तिवारी की आवाज में हुआ है, आप भी थ्रू हुआ है। सो आई एम श्योर ही इज आल्सो रियली हैप्पी आफ्टर दैट सॉन्ग बिकॉज सबको बहुत अच्छा लगा। 3 दिन में शायद 5-6 मिलियन क्रॉस कर हाँ चुका जी, है। वो अच्छी बात यही लगी कि मुझे कि ये कोलैबोरेशन है, मेरी अरिजीत की कोलैबोरेशन है। यस, आफ्टर 11 इयर्स। हाँ, जॉन भी आए, फिर संजीदा मतलब गाने में आई हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। मतलब आर्टिस्ट को ये करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है, सब आर्टिस्ट को। और कितना सबको अपनी अपनी जगह पे फ़ायदा मिल जाता है और गाना पहुंचता है लोगों तक, क्योंकि सबकी फैंस आपको मिल जाते हैं। एक मेरा फैन पेज मुझे मिलेगा, किसी और का भी उस गाने को मिल रहा है। तो 3 अलग अलग आर्टिस्ट हैं अगर, या मान लीजिए 2 आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो 2 फैंस एक गाना सुनते हैं, दोनों के फैंस गाने सुनते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ मिलती है। वेरी वेरी वेल सेड। आई थिंक बहुत कम आर्टिस्ट अंकित आपके जैसे हैं जो काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, बिकॉज मैंने अक्सर सुना है ऐसा कि आर्टिस्ट थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं कि नहीं यार मेरा गाना मैं सोलो करूंगा, नहीं यार मैं अपना स्क्रीन टाइम किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट दैट्स व्हाई एवरीबडी सेज यू वेरी सिक्योर आर्टिस्ट। एंड अरिजीत सिंह के साथ वी ऑल लव्ड योर वॉइस इन आशिकी, वन ऑफ द कल्ट फिल्म्स, जिसमें कि आपके अरिजीत का जो मैजिक था, वी ऑल लव्ड इट। सुन रहे हैं ना आप, अंकित तिवारी हमारे साथ। सो वो कोलैबोरेशन जब 11 साल के बाद आई, व्हेन यू वर डबिंग टुगेदर, और मे बी एक गाने में एक साथ आवाज आई, तो हाउ वाज दैट फील यार? एक्चुअली पहले अरिजीत तो बहुत कमाल के काम कर चुके थे उससे पहले। दिल समझ जा जरा, आशिकी 2 की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और एक गाना मेरा है फेवरेट, मतलब मुझे बहुत पसंद है, फिर ले आए दिल। और भी भेजी थी दुआ। यस। तो वो गाने कल्ट बन चुके थे, वो गाने गा चुका था अरिजीत, बट शायद मुझे भी नहीं पता था उस वक्त तक। गाने सुने हुए थे, मुझे भी नहीं पता था, और बहुत लोगों को शायद नहीं पता था अरिजीत के बारे में। बट आशिकी 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा जो पूरी दुनिया को पता चला कि अरिजीत कौन है। वहाँ से फिर वो मेरे लिए भी मुझे भी लोगों ने जानना शुरू कर दिया वहाँ से। और वो एक फिल्म में हम जब गाना मिक्स में था तब मिले थे, अरिजीत और मैं पहली बार तब मिले थे। 2013 और 12? आई थिंक 13। जब हम लोग फाइनल मास्टर कर रहे थे गाने का, तो मैं अपना सुनने आया था, वो अपना सुनने आया था, तो वहाँ पे मिले थे और हेलो आई हुई थी। तो बेसिकली हमने काम किया उस फिल्म में, लेकिन हमने काम किया भी नहीं है साथ में, कभी नहीं मिले भी नहीं, क्योंकि वो अलग चल रहा था उनका, मेरा अलग चल रहा था। उसके बाद एक फिल्म मैं करता हूँ, एयरलिफ्ट आई थी। ओह यस। एयरलिफ्ट में गाना था दिल चीज, वहाँ मैंने उनको डब किया, ठीक है, एज अ कंपोजर, और उन्होंने गाना गाया था। फिर एक फिल्म आई थी तुम बिन टू, उसमें इश्क मुबारक, वो फिर एज अ कंपोजर मैंने उस पर काम किया, उन्होंने डब किया। पहली बार इस गाने में हम दोनों ने साथ में गाया है। वो भी आई थिंक उस सफर को 11 साल होने को आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि साथ में गाते हैं। तो ये एक ही लौता गाना ऐसा है कि जिसमें मेरी आवाज़ भी और उसकी आवाज़ भी है। सो इतने 11 सालों में आपने प्लान किया कि अरिजीत लेट्स डू समथिंग। ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट हम कोलैब्स के बारे में सोचते हैं, लेट्स प्लान, लेट्स वर्क इट आउट, चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, वो सब हुआ बीच में? नहीं, 11 साल में तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ, क्योंकि ईपी तो मैंने किया, मेरे जिस तरह का पहला मेरा गाना है, वैसे पहला एल्बम भी मेरा वही है, यही है। मतलब 6 गाने किए हैं आज से मुझे नहीं याद है कि मैंने 6 गाने कोई किए नहीं, तो याद कहाँ से होगा। बीच बीच में 1-2 गाने नॉन फिल्म करता था, बट ये प्रॉपर नॉन फिल्म 6 गानों का एल्बम है। और मैंने अरिजीत से बात करी कि ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसा गाना डब करना है, और फिर गाना भेजा, उसने डब कर लिया। एंड आई एम श्योर जितने भी अरिजीत फैंस हैं, दे वुड लव टू नो फ्रॉम अंकित तिवारी, द फाइनेस्ट म्यूजिशियन, अरिजीत सिंह कैसे हैं रियल लाइफ में, एंड एज एन आर्टिस्ट जब आप उनको डब करते देखते हैं कैसा लगता है? देखिए, कमाल की बात ये है इस गाने में, और जितने भी गाने मैंने उनके साथ किए, हम कभी मिले नहीं है। ऐसे मिले आते जाते, बट कभी काम करते हुए नहीं मिले। तो वो जहाँ पे भी, जिस शहर में भी था या जिस अपने घर पे होंगे, वहाँ से डब करके भेजा। और अगर मेरी कोई करेक्शन रही होगी तो मैंने बताया बाद में कि ऐसे ही सी है, फिर उसने करेक्ट करके वो भेजा। तो हमने डब ऐसे ही डब किया है। उसका रीज़न भी ये है कि
अब आती हूँ कि वो क्या है। उसका रीज़न ये है कि वो गाने को समझता है कि ये गाना है तो इसको इस तरह से गाना है। तो हर कंपोज़र का छाप दिखती है। मतलब आप देखो, अगर वही अरिजीत हिमेश जी का गाना गाएगा तो समझ में आएगा वो हिमेश का गाना है। और वही किसी और कंपोज़र का नाम ले लो, अगर प्रीतम दा हो गए, वो क्लियरली समझ में आएगा प्रीतम दा का गाना है, अरिजीत सिंह का। और वैसे ही आपको मैं बताऊं, जब इश्क मुबारक डब किया था, इश्क मुबारक, तो डब आ गया और मैंने भूषण जी को भेज दिया। भूषण जी ने शायद जल्दबाजी में सुना, जो भी है, और मतलब सबने सुना। तो शूट करनी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने जल्दबाजी में सुना होगा। भूषण जी को गुस्सा आई बहुत। भूषण जी मुझे फ़ोन करते, कहते अंकित क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने कहा क्या हुआ? कहते अरिजीत को बोलना डब करने को। मैंने कहा अरिजीत का तो डब है। कहते नहीं, तुम्हारी आवाज़ है ये। मैंने कहा मेरी आवाज़ नहीं है। कहते अंकित मत करो। वो मतलब लिटरली मेरे से बार बार बहस कर रहे थे इस चीज़ में कि उसको बोलो डब करने को, उसको बोलो डब करने को। मैंने कहा उसने डब किया है, अरिजीत ने डब किया है। तो वो ऐसा सिंगर है, उसने ऐसा गाया कि वो मेरी तरह ही लग रहा था। वो कंपोजर का सिंगर है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि वो इस तरह का म्यूजिशियन। हमने सुना है कि डायरेक्टर्स एक्टर्स मगर कंपोजर के सिंगर हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड देन दैट्स हाउ लेजेंडरी आर्टिस्ट मीट, बिना मिले बिना जाने पहचाने एक ऐसा म्यूजिक बनाया, ऐसा गाना बनाया दैट जस्ट टचिंग योर सोल एंड यू सिंपली गेट गूज़बम्प्स बाय लिसनिंग टू तुम क्या हो। ये गाना बहुत ही प्यारा है गाइस, यू मस्ट लिसन। एंड जैसे कि आपके गाने रहे हैं इश्क मुबारक, दिल चीज़ तुम्हें दे दी, लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके गाने, मतलब मुझे सिर्फ दिल चीज़ तुझे दे दी का इशू रहा, इसका बहुत टाइम तक रहा कि बहुत लोगों को लगता था कि वो प्रीतम दा का गाना है। बहुत देर तक लगता रहा। तो फिर बाद में जाके वो भ्रम टूटा। और शायद मैंने स्टेज पे भी गाना शुरू किया उसको, मेरे शोज पे। और फिर धीमे धीमे क्रेडिट तो खैर नहीं छुपता कहीं पे। अब क्रेडिट की बात आई तो आपका अगला सवाल मुझे थोड़ा डराने वाला है, बट ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, of course, because he is a legendary singer for a reason, guys. ये सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं पहचानते, हम एंकर्स को भी पहचान लेते हैं। सो अंकित, ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं, जैसे कि मेरे कुछ लिरिसिस्ट दोस्त हैं, कई बार उनको उनका क्रेडिट नहीं मिलता है। अभी हाल ही में डुआ लिपा का कॉन्सर्ट था एंड योर डियर फ्रेंड अभिजीत भट्टाचार्य का गाना गाया जाता है बादशाह फिल्म से, जिसमें ऑफकोर्स खान साहब को क्रेडिट नहीं दिया गया, मगर अभिजीत भट्टाचार्य जी को फील हुआ कि उनको भी क्रेडिट नहीं दिया गया, एटलीस्ट नाम लेना चाहिए था, एंड काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। सो एज एन आर्टिस्ट, चलते शो में कैसा नाम ले लेगा कोई? बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी आर्टिस्ट का गाना गाने जा रहे हैं, तो जैसे मैं जब भी अपना शो करता हूँ, मैं हर शो पे केके को ट्रिब्यूट देता हूँ, हर शो पे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो गाने से पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है? तो वो मेरी ट्रिब्यूट है। अब मेरा शो चल रहा है, मेरे शो पे मैं खुद अपने गानों के अलावा बहुतों के गाने गाता हूँ, तो अब क्या सबका नाम लेते लेते मतलब वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ आपको याद आ गया तो वहाँ पे आपने ले लिया। और स्पेशली जो वहाँ के आर्टिस्ट आते हैं, वेस्ट के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, उनका शो फॉर्मेट अलग होता है। आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब एक गाना खत्म होता है तो दूसरा गाना शुरू होने में सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वो लोग। हाँ, जब उनको बात करनी होती है तब वो रुक जाता है, वरना वो मेडली की तरह इमीडिएटली चल रहा होता है। एक गाना खत्म हुआ, दूसरा तीसरा, ऐसा चलता है। तो उस बीच में कोई बोल के, एक तो बेचारी वो अंग्रेज लड़की वो नाम याद करे पहले और फिर उसको बोले, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो रीमेक हुए हैं और एक टाइम पे बहुत चले हैं। जैसे अभी ये बादशाह का गाना की बात कर रहा हूँ, अब ये गाना क्या ट्रेंड पे है। वैसे पहले भी बहुत से ऐसे गाने आए हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा हमेशा इस चीज़ पे मानना है कि जिसने इसको रीमिक्स किया है उसका क्रेडिट कौन देगा फिर? बताइए। एक वो गाना, एक दुआ लिपा का गाना और एक अभिजीत भट्टाचार्य का गाना, उसको किसी ने मिला दिया, वो ट्रेंड में आ गया, उसका तो नाम कौन लेगा फिर? इस तरह तो लिरिसिस्ट का भी नाम होना चाहिए। हाँ, तो फिर ये आई थिंक ये
फेयर नहीं है। True. एक शो चल रहा है जिसमें उसने परफॉर्म किया और लोगों को जो लेना था वो लिया, ऑडियंस ने जिसका नाम लेना होगा वो लेगा ऑफ कोर्स। जैसे कि कल करण औजला का शो था एंड देन ही वाज सिंगिंग ओ जाने जाना एंड देन ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज आप बैक टू बैक गा रहे हो तो यू कैन नॉट जस्ट क्रेडिट एवरीबॉडी फॉर हो ही दैट। नहीं सकता। और उस वक्त जानते हो क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा सोचने लगोगे, आप क्रेडिट देने लगोगे तो आप अपनी इंगेजमेंट खत्म कर रहे हो ऑडियंस के साथ। राइट ऑफ कोर्स बिकॉज वो भी होता है, आप शो इतना नहीं रोक सकते, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अंकित बिकॉज आजकल कॉन्सर्ट्स का जमाना है, एवरीबॉडी इज गेटिंग क्रेजी अबाउट कॉन्सर्ट्स, Yeah. स्टार्टिंग बाय दिलजीत दोसांझ, करण औजला एंड मेनी अदर आर्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स आप तो लाइव शोज के किंग हो, वी ऑल King लव योर मतलब मैं बस परफॉर्मेंसेस। एक छोटा सा जो artist आपके फैंस हैं फॉर देम डेफिनेटली यू आर द किंग एंड देन यू नो आई लव योर लाइव परफॉर्मेंस एज वेल। बट अंकित डू यू फील कि अब वो भी टाइम है बिकॉज बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि यार वी वांट टू सी अंकित तिवारी लाइव बिकॉज आपके इतने गाने हैं कि मुझे लगता है कि आपको किसी गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड माशाल्लाह यू आर अ लाइव परफॉर्मर बिकॉज सिंगर होना अलग बात है, लाइव शो में परफॉर्म करना एक अलग चीज़ है, हर एक आर्टिस्ट विल एग्री। सो डू यू फील कि आपका भी अब एक बड़ा मैदान में कॉन्सर्ट होना चाहिए जल्दी? हमेशा से मतलब हर आर्टिस्ट की ये सोच होती है और मेरी भी चाहते हुई हैं कि ऐसा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट के लिए वो एक विंडो खुल गई है, क्योंकि बहुत साल पहले तक अगर आप जाएं, अगर और पीछे जाएं, तो शोज़ तो बड़े अच्छे होते रहे हमारे इंडिया में, बहुत से आर्टिस्ट इंडिया के बाहर जाके परफॉर्म करके आए। बट जब हम लोग उनके शोज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है यार क्या स्टेज है यार, क्या कैसे यार लाइट्स देखिए यार, क्राउड कैसा है। वो चीज़ें होने लगी हैं इंडियन आर्टिस्ट के साथ। तो वो एक चीज़ अभी मतलब मुझे लगता है अच्छा है कि अभी आप अरिजीत का शो देखोगे तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। दिलजीत सेम स्टेज सेम लाइट, हेपी डिलन का चल रहा है अभी, टूर चल रहा है, वो भी उनका भी शो वैसा कमाल का हो रहा है, करण का भी। तो ये है एक विंडो खुल गई है, तो जिसमें यू नो आप कर सकते हो वो, और वो अचीव किया जा सकता है। वो हर आर्टिस्ट का आई थिंक ये सपना होगा। सो जो अंकित तिवारी फैंस हैं यू नो, जो आपके म्यूजिक के दीवाने हैं, आशिक हैं जो आपके म्यूजिक के, उनके लिए कॉन्सर्ट कब होने वाला है अंकित? देखिए शोज़ तो अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, अब मुंबई में कब होने वाला है वो मैं नहीं बता सकता, बट अलग अलग शहर इंडिया में, कुछ इंडिया के बाहर चीज़ें लाइनअप हैं, तो जहाँ जिस शहर में जाना होता है मैं पहले से अनाउंस कर देता ट्रू। एंड अंकित तिवारी को तो आई कीप सीइंग ऑन इंस्टाग्राम, आज लंदन में है, कल न्यूयॉर्क में है, परसों बरेली में हो रहा है, उसके बाद फिर दिल्ली में हो रहा है। आई थिंक यू आर ऑलवेज ऑन व्हील्स। आई थिंक सबके साथ सेम Yeah. हालात हैं। आर्टिस्ट यही होता है। सिर्फ 3 घंटे ये जमीन पे हैं, वरना अंकित इज ऑलवेज ऑन फ्लाइट ऑन व्हील्स। टचवुड यार, टचवुड मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है फ्लाइट से। अच्छा, बहुत हाउ डू यू ट्रैवल बिकॉज़ ऑफ मैक्सिमम टाइम तो यू ट्रैवलिंग? वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मुझे जब मॉनसून नहीं होता है तो वो सीज़न बहुत मतलब आई कैन फ्लाई प्रॉपरली, बट मॉनसून के वक्त में मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, और मतलब जेन्युइन हो जाती है। कोई कितना मजाक करे उस वक्त, कोई कोशिश करे मुझसे बात करने की, कोई कोशिश करे मेरा माइंड डाइवर्ट करने की, नहीं, मेरे को रहता है। और मैं ऐसा रहता हूँ फ्लाइट में, विंडो के बाहर ऐसा, और मैं देखता हूँ अच्छा अब आ रहा है, क्लाउड आ रहा है, आने वाला है, और फिर मुझे लगता है अभी क्लाउड में एंटर करने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई फील इट बिकॉज एंड आई रियली वांट टू थैंक अंकित यार, ही इज नॉट वेल टुडे, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, बट येट ही मैनेज टू कम हियर बैक टू बैक शोज के बीच में वक्त निकाला, सो थैंक यू सो मच अंकित। आर्टिस्ट की आवाज़ को हम इंजॉय करते हैं, हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, मगर आर्टिस्ट क्या महसूस करता है वो शायद हमें नहीं पता, बिकॉज एवरी टाइम इज ट्रैवलिंग, शोज हैं, डब्स हैं, ऑफ कोर्स म्यूजिक कंपोजर हैं, यू हैव टू लिसन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस बीच समय निकाल के नया म्यूजिक क्रिएट करना और एक नई धुन को महसूस करना, फील करना। सो ऐसे में कई बार आपको लगता है कि हमारी बहुत आर्टिस्ट कहते हैं कि यार इंस्पिरेशन ही खत्म हो जाती है। एट टाइम्स हम आर्टिस्ट है कि हमें एक म्यूज चाहिए, कि हमें इंस्पिरेशन मिले, यू नो। सो व्हाट यू डू? बिकॉज आई थिंक मैं उसको छोड़ देता हूँ। कोई चीज़ जब भटकती है वो मतलब मैं बोलता हूँ कि ब्लॉक हो गया है, अभी कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अच्छा है या बुरा है। कोई और सुनेगा बोलेगा यार बहुत अच्छा है, वो बोल सकता है अंकित मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना ब्लॉक हो जाता हूँ कि जजमेंट ही चला जाता है कि भाई अच्छा भी है या खराब, क्या किया है। तो उस वक्त के लिए मैं ना वो छोड़ देता हूँ उसको, मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, और अगर कुछ और करने में भी नहीं हो पा रहा है तो मैं स्टूडियो से ही निकल जाता हूँ।
तो फिर शायद मैं 2 दिन नहीं आऊँगा, मैं 3 दिन नहीं आऊँगा। फिर जब आप आते हो तो मुझे लगता है कि फिर एक नया आइडिया आता है, जहन में आता है, हमेशा ऐसा होता है। सो वही इंस्पिरेशन जो है आपको कहाँ से मिलती है और बाकी आर्टिस्ट को बड़ी थिंक कहाँ से मिलती है? आई थिंक कहीं से भी मिल सकती है यार, कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। ये कहना नहीं होगा कि अगर ऐसा होगा तब मैं इंस्पायर होगा, ऐसा नहीं है। शायद मैं यहाँ से इंस्पायर होकर चला जाऊँ, तो वो कुछ भी कभी भी कहीं भी हो जाता है। आप कब, जैसे मेरे साथ बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूँ गाना बनाने और नहीं बन और नहीं बन रहा है, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट में कुछ आ गई तो मैं ऐसे ही साइड में ऐसा कुछ गुनगुना के उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी होता है। फ्लाइट में कहाँ से इंस्पायर हो गया आप? कैसे सब सो रहे होते हैं, आप हवा में होते हो, कुछ जैसे सचिन जिगर ने कहा था कि एक बार गाने की धुन उन्होंने रिक्शा में बनाई थी जो वो स्टूडियो में भी क्रैक नहीं कर पाए। कभी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है? ऑफ कोर्स, गलियां वही गाना है मेरा। क्या बात? गलियां गाना वॉक करते हुए बना था, और गलियां गाना मतलब ऐसा था कि मनोज मुंतशिर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तब उन्होंने, मतलब वो टीवी बहुत काम करते थे, रियलिटी शोज बहुत सारे ऐसे काम करते थे। तो जैसे सबका ही सपना होता है कि फिल्म में लिखने के लिए ऐसा कुछ, और मेरा गाना आ चुका था, आशिकी 2 आ चुका था। तो और हम जानते थे एक दूसरे को अच्छे से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कैसे हो, क्या? बोले अच्छा हूँ। यार कुछ है लिखा हुआ है। तो उस वक्त मैं गाना बनाने के मूड पे भी नहीं था, मतलब मूड इन द सेंस कि मुझे लगा था कि मैं जब जाऊंगा तब बनाऊंगा। तो उन्होंने भेजा, तो मैंने इसको ऐसे ही खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, वरना जीना मंदिर मदीना तेरी गलियां। तो मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। अच्छा ओके, मैंने ऐसे गाना शुरू कर दिया और मुझे खुद अच्छा लगा। मैंने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन पे, और फिर मैंने स्टूडियो आया, उसको स्क्रैच पियानो पे रिकॉर्ड किया। तो ऐसे बना है वो गाना, लिटरली ऐसे बना है। मतलब इसमें मैं आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कुछ और स्टोरी है। ये गाना ऐसे, और बहुत से गाने ऐसे बने, मेरे नहीं, बहुत कंपोजर्स के। या सचिन जी अगर बोल रहे हैं कि ऑटो में बनाया गाना, रिक्शा में बनाया गाना, तो होगा। एंड आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल एग्री टू इट। जो शायद नॉन आर्टिस्ट है वो शायद उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, अरे यार ऐसे कैसे आपने एक्सचेंज कर लिया। बट आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल एग्री, बिकॉज क्रिएटिविटी तब आती है जब आप बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम सोच के बैठते हैं कि यार अब हम लिखने वाले हैं, तो तब डेफिनेटली कुछ नहीं है। अरे आजकल तो 1 मिनट वो क्या कहते हैं कि जितना छोटा गाना बनाओ, 1 मिनट तो नहीं, लेकिन हाँ 2 मिनट 2.5 मिनट का, तो वो सोचना पड़ता है कि यार छोटा गाना बनाना है। पहले ऐसा था नहीं। ये प्रेशर आ गया। प्रेशर नहीं है कि अभी बनाना है, नहीं बनाया जाएगा तो गाना कट हो जाता है, या फिर उतना प्रमोट नहीं होगा, तो आपको छोटा गाना बनाना है। अंकित, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, बहुत म्यूजिशियन साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये गाना तो फिल्म में आएगा ही आएगा, बट वो एंड में जब आप फिल्म देखने जाते हैं प्रीमियर्स में, तो किसी और की आवाज़ में गाना होता है आपका? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ है, बट मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने एक फिल्म की थी, मैं नाम बाद में बताऊंगा, और उसमें गाना है मेरा। और फिल्म का वो होता ना कि अलग अलग क्रू के लिए स्क्रीनिंग रखी जाती है, तो हमारी अलग थी हम लोग की। तो मैं गया और 1-2 लोगों के साथ गया था, और वहाँ पे कास्टिंग भी थी और देख रहा था। तो मैंने देखा कि उसमें एक सीन आता है कि एक कोई कार रुकती है, उसका गेट खुलता है और हीरो को धक्का देके गिराया जाता है, और उसमें मेरी 2 लाइनें आती हैं बस गाने की। मैंने पूरा गाना करके दिया था, 2 लाइनें आती हैं और गाना कट। तो मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या, और एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि चलो ये अभी शायद टीजर दिया होगा, बाद में गाना आएगा। तो मैंने पूरी फिल्म देखी और गाना था ही नहीं। फिल्म का नाम था पीके, गाना था दिल दर बदर, था ही नहीं। पेनफुल। वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि आप गाने पे जो काम करते हो, अच्छा हो क्या रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि इसका अंतरा में ये रखो, इसका थॉट ये होना चाहिए, ऐसे लिखाओ इसको, दूसरा अंतरे में काम करो, उनके ऐसा ऐसा कर दो, हुक लाइन ये चाहिए। आपने 2 लाइन यूज करके पूरा गाना आपने खराब कर दिया।
तो वो एक चीज़ बहुत गंदी है, आप मत लो गाना। ट्रू। आपको 4 लाइनें चाहिए थी, 4 लाइनें पे आप कोई बीजीएम भी डाल सकते थे इमोशनल, वो सीन निकल जाता। क्यों ले रहे हो गाना? मत लो गाना। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो बहुत खलता है वो, बहुत खलता है, और मुझे बहुत खराब लगा था उस वक्त। तो आपने कभी उसके बारे में बात की मेकर से कि सर ऐसा क्यों किया, या कुछ यार फिर वो अभी वो अलग कन्वर्सेशन, वो फिर हाँ वो कहीं और चला गया हुई थी, बट ठीक है। So Ankit, because आपने you being such I wouldn't say, but you are a veteran in the music industry, though you are very young, of course, young at heart, but the reality is you are a veteran, of course. But Ankit, when you as a singer, कुमार सानू साहब ने मुझे बताया कि उनको भी आज के टाइम पे इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी इतना कुछ फेस करना पड़ता है। जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, जो छोटे शहर से आते हैं, जैसे कि आप आए थे कानपुर से सपने लेके, ड्रीम्स लेके, जब वो आपकी नज़रों के सामने आप देखते हैं कई बार एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डब्स कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उनको मिसयूज़ किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं, एंड XYZ रीजंस। तो व्हाट यू हैव टू से, व्हाट एडवाइसेस वुड यू हैव फॉर ऑल दोज म्यूजिशियंस, सिंगर्स? एडवाइस तो मैं क्या ही दूंगा, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक्सप्लॉइट हम अपनी मर्जी से भी कभी कभी होते हैं, क्योंकि जो स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं अभी, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ये पता है हमें कि मैं अपनी बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं बुलाया जाता गाने के लिए। आपने बहुत ही रेयर देखा होगा कि कोई कंपोजर मुझे कॉल करके बुला रहा है, तो मेरे सिनारी में वो सीन ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई बुलाता नहीं है। हालांकि मैं गाना चाहता हूँ लोगों के लिए, बट मुझे कोई बुलाता नहीं है। क्या बात अभी हाँ नहीं, ऐसा कोई सिंगर नहीं बुलाता ना मुझे, क्योंकि जो भी रीज़न हो सकता है, शायद मैं कंपोजर हूँ, ये भी रीज़न एक हो सकता है, या कोई और भी रीज़न, जो भी रीज़न है, तो मुझे कोई कंपोजर नहीं बुलाता है एज अ प्लेबैक। बट जो मान लो जिनको बुलाया जाता है, या तो बोल दिया जाता होगा, या तो बोला जाता होगा कि भाई फाइनल आपकी आवाज़ में। जब तक ये नहीं बोला जा रहा है तब तक आप जाके डब कर रहे हो। तो वो कंपोजर ने बुलाया कि भाई एक है, आगे डब करो, मुझे किसी को भेजना है, देखना है, मुझे सुनना है। तो तब तक ये सोच के चलो कि ये फाइनल नहीं है, तो आप जाते हो, आप डब करते हो। अब उसमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि स्क्रैच डब करने जा रहे हो, आप किसी का डेमो गाना गाने जा रहे हो, आप किसी के लिए किसी को भेजना है, आप वो डब करने जा रहे हो, उसका वो पैसे वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद भी पैसे नहीं मिल रहा है, वो पैसे नहीं दे पाएगा। उसमें बस होता क्या है, ये मैंने भी किया बाय द वे, बट आप क्लियर थे, है ना, कि यू वर क्लियर कि ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। उसमें बस होता कि आपको सीखने का मौका मिलता है। हाँ, बट कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, उनको लगता है कि आएगा बट इनमें नहीं आता, जैसे कि बहुतों के साथ होता है। उस केस में आई थिंक वो गलत है। हाँ, लेकिन मुझे आज के टाइम पे तो सब क्लियर है। हाँ, आप अगर क्लियर हो, क्योंकि बता दिया जाता है कि ऐसा नहीं है, स्क्रैच है, या ये तुम्हारी आवाज़ में फाइनल है। मुझे लगता है आज के टाइम पे बताया जाता है, और अगर नहीं बताया जाता, अगर ऐसा कुछ होता तो वो गलत है। बिकॉज बहुत सिंगर्स कहते हैं कि बताने के बावजूद भी नहीं हुआ। इफ यू बीइंग क्लियर, तो आई थिंक फिर तो अच्छा है। तो बहुत बारी ऐसा भी होता है कि बता दिया कि आवाज़ में फाइनल है, और फिर पता चला गाना किसी और का रिलीज हुआ। तो उसमें होता फिर क्या है कि आपका एक वर्जन रिलीज कर दिया जाता है। आप बहुत से गानों को देखोगे 3 वर्जन पड़े हुए हैं ऑडियो में, कि उसने भी डब किया था, इसने भी डब किया था, उसने, चलो 3 डाल दो अलग अलग, थोड़ा कुछ अलग करके। तो ये भी होता है। एंड ऑल्सो अंकित, आज के टाइम पे अलग स्ट्रगल आई है। जैसे 90s के टाइम पे था, गाना आता था तो मतलब वो सालों साल चढ़ जाता था। देन 2000s में जो गाने आए वो कुछ टाइम तक रहने लगे, सालों साल। जैसे महेश भट्ट साहब की फिल्म में, इमरान हाशमी के जो गाने थे। अब जो टाइम है वो गाने की लाइफ बहुत कम हो चुकी है। मतलब विद इन अ मंथ वो गाना आएगा और जाएगा। और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम रील्स पे अगर आपका गाना ट्रेंडिंग है तो ही वो हिट है, भले ही वो आपने गाना सुना हो, एंजॉय करो या ना करो, इट्स अ रेट। सो ये एज एन आर्टिस्ट यू फील इट्स अ प्रेशर, ये जो गिमिक है ये कहीं ना कहीं म्यूजिक को अफेक्ट कर रहा है? व्हाट डू यू फील एज एन आर्टिस्ट? म्यूजिक को तो अफेक्ट कर रहा है 100%, और नंबर्स देख के लोग गाना सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अब उसमें क्रिएटिविटी भी अफेक्ट होगी, गाने बनाना भी अफेक्ट होगा, तो वो अभी है, और उसका कुछ किया नहीं जा सकता, आप हटा नहीं सकते सोशल मीडिया। और पिछले की आप पुरानी बातें कर रहे हो, तो उसमें क्या था कि आई थिंक अगर सोशल मीडिया था भी
तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा उस वक्त पे, क्योंकि जब मैं आया था बॉम्बे तो चीज़ें थी उस वक्त पे। बट आप अपना काम शेयर कर दो, बता दो किसी को, यहाँ तक था ये सब। बट अभी क्या हो गया है कि बात ये इस पे होती है कि भाई ऐसा हुक बनाओ जो वायरल हो जिस पे रीले बने, वायरल नहीं, पहले जिस पे रील बनाने के हो पाए। तो यार ये पार्ट में बन सकती है ना, एक काम करो इसको कट कर लेते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 लाइनें में रील बन सकती है, कि हमने सोच के बैठे हुए हैं। पूरे गाना जो बनाया वो तो बना दिया, रिलीज कर देंगे, उसमें क्या, इसको काट के लगाओ यार। क्यों? क्योंकि ये गाना, ये 4 लाइनें लोग सुनेंगे, 4 लाइनें सुन के जब पता चला वो ट्रेंड पे जा रही है, इंस्टा ट्रेंड, फिर लोग कहेंगे अच्छा ओरिजिनल गाना क्या है भाई, इसको पूरा सुनो। तो वहाँ से जाएंगे यूट्यूब पे या ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो सुन के जाएंगे यार उसका क्या यूट्यूब पे क्या है, फिर उसका वीडियो देखेंगे। तो यूट्यूब अब लास्ट में खड़ा हो गया है, ऐसा है। और आपको गाना अगर आपको चलाना है आज के टाइम पे, तो आपको पूरे गाने में से एक पार्ट निकालना पड़ेगा जिसमें रीले बने। और एंड में भाई रीले बनाओ, रीले। और एंड में अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी सोचो वायरल इसकी जगह क्या हो रहा है, कौन से कलर की चड्डी पहने हो, हाँ, लेवल सबके निकलेंगे। आई थिंक नहीं तो उसमें भी यही है ना, अब आप 4 लाइनें क्या कहते हैं वायरल करने के लिए आप कोई ऐसा हुक लाते हो, मतलब मैं नहीं कर सकता वो सब। और या जो भी है, मतलब मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा कि वो लोग सुन के हंस रहे हैं, या तो वो बहुत ही नॉटी लाइन है, राइट, या तो बहुत बेवकूफ वाली लाइन है, वेरी क्रिंज, या कुछ है, कुछ उसमें कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है। या अच्छी, जैसे अच्छी प्यारी लाइनें भी आती हैं जो कट होती हैं, उस पर रील बनती है तो अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ें हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट एंड ऑफ द डे जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, जो आर्ट है, मुझे पर्सनली, जैसे आपने कहा, आई फील वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। बिकॉज अब जो ज़माना है रील्स का है, मार्केटिंग गिमिक का है, वायरल होने का है, वो अपने आप में जो प्रेशर है ना, वो क्रिएटिविटी का ना ख़त्म कर देता है, ख़त्म कर रहा है, वो है। और उसके बाद भी ये बात है कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे यूट्यूब का था, अब रील्स का आ गया, और ये चीज़ भी 2-3 साल के बाद फिर चेंज होने वाली है। तो फिर कुछ और आ जाएगा उस हाँ, वक्त पे। सो आई थिंक दैट इज समवेयर, उस पे बहस ही नहीं कर सकते, हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो है, इट्स अ फैक्ट, वो हो रहा है। तो अभी उस पे आप क्या ही कर लोगे आप। अब गाने की ड्यूरेशन ही छोटी हो गई आज के टाइम पे। आपको पता है, सुन रहा है तू 6 मिनट के आसपास का गाना शायद था, 6+। आज के टाइम पे तो कोई लेगा भी नहीं ऐसा गाना। और एक और आपका गाना जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद था, आई एम अ बुलेट राइडर। सो एक गाना, दिल्ली की सर्दियों में मैं कैप पहन के अपने बुलेट पे निकलता था, सुनता था, तू है के नहीं। सो आई थिंक आई ऑलवेज रिलेटेड विद दैट सॉन्ग। उसके बारे में बताएं, बिकॉज वो फिल्म तो बहुत बुरी तरह पिट गई, मगर जो गाना था वो सुपर हिट हो गया। आज उस गाने की वजह से भी फिल्म को याद किया जाता है, दैट्स रॉय। एंड ऑफ कोर्स रणबीर कपूर की उसमें कमाल की एक्टिंग थी बावजूद उसके भी। सो डू यू फील समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फिल्म तो पिट जाती है, मगर वो गाने की वजह से फिल्म याद रहती है, इवन इफ एक्टर वांट्स टू फॉरगेट दैट फिल्म, ही कैन नॉट। एक्चुअली अगेन टाइम टू टाइम, मतलब ट्रेंड की बात है। कभी अभी एक ट्रेंड ऐसा होता था एक टाइम पे कि गाने अच्छे बनाओ, गाने पे पिक्चर वो कर देंगे। और जैसे तौबा तौबा फॉर एग्जांपल, तौबा, आई थिंक पूरी फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, और एक प्रमोशनल ट्रैक तौबा बनाया गया, उसने ऑडियंस को मतलब थिएटर में उन्होंने खींच लिया। तो ये फैक्ट है, म्यूजिक ऐसा है। सेम चीज़ हुई थी उस गाने की, मतलब एक छोटी सी स्टोरी है। वो गाना पूरा बन गया था और वो गाना शूट पे चला गया था, और मैंने भूषण जी से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा, क्योंकि रणबीर कपूर था, तो मैंने कहा सर लिपसिंग है क्या? कहते लिपसिंग नहीं है, बैकग्राउंड में शूट कर रहा है। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा अरे यार बैकग्राउंड में शूट कर रहा है। अच्छा, तब तक मुझे पता नहीं था बैकग्राउंड शूट मतलब प्रॉपर शूट है, कोई सीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने प्रोग्रामर जो है मेरे ध्रुवा दा, उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो कहते हैं यार गाने में कुछ कमी है। मैंने कहा
क्या कमी है, अच्छा तो लग रहा है। तो नहीं यार, कुछ एक ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ हुक नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा तू है क्या नहीं, इतना बड़ा हुक है ना उसमें, म्यूजिकल हुक नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि कल मिलो। फिर मैं गया जब कल, तो गाना जब उन्होंने प्ले किया तो उसमें विसल ऐड कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा यार दिस इज साउंडिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, मतलब फ्लूट कर देते हैं ये। तो फिर बाद में फिर हमने बोला, मैंने कहा यार विसल ना बहुत टाइम के बाद आ रही है, ये फ्लूट या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स ये सब है, बट विसल बहुत टाइम से बहुत गानों में यूज नहीं हुई है, ना यही करते हैं। तो भूषण जी को वो वर्जन भेजा। मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है ना, पूरा आप ही ने बोला था कि वो लिप सिंक नहीं है, बस विसल को सिंक करा देना आप। तो उन्होंने विसल सिंक कराया और वो बहुत अच्छा। मतलब भूषण जी का भी जो, ये मैंने बहुत बातें सुनी है, बट उनका जो सेंस है म्यूजिक को लेके मैंने पहली बार आपसे सुना है कमाल कि का इस टेस्ट है, कमाल का टेस्ट है ना, ही उनको टेबल पे पता है क्या हिट है क्या फ्लॉप क्या है। बात, सच में? हाँ हाँ पता है। ही सेज कि ये हिट है तो वो हिट हो जाता है। मतलब हिट, ये हिट है वो हिट हो जाता नहीं है। हाँ। वो हिट जैसे कि मान लो कि 2 गाने हैं, 2 गानों में बोलेंगे यार ये हिट ब्लॉकबस्टर गाना है, तो वो ब्लॉकबस्टर होगा। उनका सेंस अच्छा है, उनको वो म्यूजिक पकड़ना जानते हैं। नो वंडर ही इज अ मालिक ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक लेबल टी सीरीज। अंकित, कभी आपके साथ ऐसा हुआ लोगों ने कहा, कंपोजर्स ने कहा यार ये गाना नहीं चलेगा, बट यू हैड दिस कन्विक्शन कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा, कोई ऐसा गाना है? यार अभी होता है मेरे साथ, अभी बड़ी बड़ी सारे, अभी तो मतलब बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि मतलब मैं खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बोलूँ क्या इस पे, कि नहीं अंकित कुछ और करो। वो ना वो ज़माना गया। इस स्टेज पे आके भी आपको ये सब सुनना हाँ पड़ता हाँ है? हाँ, वो ज़माना गया। अभी ना स्लो सॉन्ग्स नहीं चलेंगे अंकित, अभी किसी को ठहरे हुए स्लो सॉन्ग्स नहीं सुनने, बड़ा अपबीट बनाओ। अच्छा ठीक है, वैसा करने के बाद फिर क्या होता है, अरे अंकित तुम अपने आप को क्यों भूल रहे हो, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वही तो तुम हो। नहीं नहीं तुम वो मत भूलो, तुम उस पर काम करो, फिर हम ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो फिर ठीक है, अच्छा वो करते हैं। अरे नहीं यार, तो मैं भी इन बिटवीन हूँ कहीं पे कि मैं क्या करूँ। तो अंडररेटेड में अगर आप सुनो उसको, जो मेरी ईपी है उसमें वैसा ही किया है मैंने काम, कुछ अपने जैसा कुछ किया जो मैं हूँ। एक गाना है उसमें शायरी, ट्रैप म्यूजिक मैंने किया नहीं, जबकि पहले कभी किया नहीं, बट वो ट्रैप म्यूजिक है। एक गाना है अदब से, वो कोलैबोरेशन है बिटवीन मी एंड एग्जी फीमेल रैपर है। तो मेरे गाने पे आप सोचोगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मेरा एक अगला सवाल था कि फर्स्ट टाइम रैपर आपके गाने में आ रहा है, सो हाउ डिड दैट कोलैबोरेशन हैपन? क्योंकि वही था कि अभी मैं कुछ और करूँगा, मैं कुछ नया ढूंढता हूँ कुछ। तो फिर गाना बनाया, और गाने का वो पैच जहाँ पे एग्जी ने रैप किया है, वो पहले मैंने कुछ तो गाया हुआ था वहाँ पे, और वो इसलिए गाया हुआ था कि भाई ये पार्ट ऐसा है जिसमें मुझे रैप कराना है, ये एक हिस्सा ऐसा, ये चंक है। और वो हो गया, मतलब फिर हमने ढूंढना शुरू किया और ट्राई किया 1-2 लोगों के साथ, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एग्जी उसने कुछ भेजा मुझे, और वो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला कि भाई ये अच्छा भी है कि मेल एंड फीमेल, ऐसा होता है ना कि मेल है और मेल का ही रैप आ गया, फिर मेल ने गाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है कि मेल का गाना है और फीमेल रैप कर रही है, और बीच में आएगी, फिर लास्ट में आएगी, और एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा लगेगा। तो वो मैंने किया और मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट कभी कभी खुद को ढूंढने में भी बहुत मज़ा आता है, तो मैंने ढूंढा अपने आप को। अब रैप की बात हुई है, ऐसे में हनी सिंह और बादशाह के बारे में बात ना हो, आर दे गुड फ्रेंड्स और जस्ट कलीग्स? यार मैं मतलब मैं बहुत ही कम नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा मिला हूँ तो हनी सिंह से मिला हूँ, बादशाह से सिर्फ एक बार मिला हूँ। तो मैं वैसे ही नहीं जानता कि उनके बीच का रिश्ते क्या है, तो मैं उसमें मेरा अगला सवाल आप समझ ही गए। नहीं, मैं इसलिए नहीं इसमें कुछ बोल सकता क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ जब कि रिश्ते क्या है कैसे हैं। जो सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है वो सोशल मीडिया है, तो मैं उस बहुत कम भरोसा करता हूँ, क्योंकि भाई वो कुछ भी, उसमें कोई कुछ भी बोल सकता है, तो मैं नहीं जानता, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जी, हालांकि बादशाह पाजी को मैं मिला था 10 साल पहले,
तब मैंने पूछा था कि क्या हुआ है, तो नहीं नहीं सब बढ़िया सब बढ़िया। और आज 10 साल हो चुके, 10 से ज्यादा हो चुके हैं, स्टिल आई गेट टू सी इन सोशल मीडिया कुछ ना कुछ है। हाँ सो आई डोंट नो कि क्या है, मुझे लगा कि शायद मैं अंकित पाजी को पूछूंगा, सो आई विल गेट टू नो कि आखिर क्या चल रहा है रैप। मुझे जब पता चल जाएगा मैं बताता हूँ। बट एक चीज पता है क्या आपको, ब्राउन रंग किसने लिखा है? मैंने नहीं लिखा है। बाकी किसने लिखा है? मैंने लिखा है, मेरा लिखने से कोई ताल्लुकात नहीं है, बट ये गाना मैंने लिखा भाई है। मैंने नहीं लिखा है, बाकी जिसने लिखा है वो जाने। राइट। मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था उस Right. वक्त, मैं इंडस्ट्री में भी नहीं था, मैं कहीं अपने शहर में कानपुर में था। अब रैप स्टार्स की बात करते हैं, म्यूजिशियंस की बात करते हैं, तो ऑडियंसेस में एक आजकल बहुत चीज़ें ट्रेंड में जा रही हैं कि इल्यूमिनाटी की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े बने हैं। आई एम श्योर आपको भी पता है इसके बारे में। सो कई बार किसी ने आपको रीच आउट किया है फ्रॉम देयर टीम, ऐसा कहा जाता है कि दे रीच आउट टू यू। यार देखो, इस टॉपिक में मैंने और बात आपका बाय द वे साइन भी इस टाइम वो अच्छा, वाला, ऐसा इट्स नहीं। सच अ कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्लीज नहीं। ऐसा मत समझिएगा। ये सोफे आपके इतनी दूर है, अब ऐसे गिर जाएगा हाथ, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ऐसे किया हुआ है अंकित बस। भाई ये बहुत वायरल होने वाला अरे है। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हाँ बिग टाइम कृष्ण भक्त, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी आपको, कि कहीं कोई प्रॉब्लम में, कोई समस्या में आप फंसे हो, तो एक बड़ा अच्छा मंत्र है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये आप याद रखें, और इस बहुत बड़ी जितनी भी समस्याएं आपकी सब हल हो जाएंगी। अब सवाल जो आपका था उस पर मैं आता हूँ कि यार मैं ना मुझे इंटरेस्ट बहुत है जानने का, और मेरी एक साइड ये है कि मैं हॉरर फिल्मों का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी एक साइड है कि शायद मैं हॉन्टेड जो जगह है वहाँ विजिट करना चाहूँगा, मेरा है, कभी थोड़ा बहुत जानने का मन होता है। और एक बार की बात है कि मतलब मैंने कभी बात नहीं की इस टॉपिक में, फिर भी करता हूँ कि एक बार की बात है कि मैं बैठा हुआ था और वहाँ पे जिक्र छड़ा कि इल्यूमिनाटी ये सब बातें शुरू हो गई। तो मैंने कहा क्या है, कैसे, अब क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा, तो उसमें से किसी एक बंदे ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा होता है, अगर हम और तुम मिलकर रोज 7 दिन बात करेंगे तो वो हम तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सुना है भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी बातें नहीं है, मैंने सुना है कि हम रोज बात करेंगे तो हम तक पहुंच जाएंगे। तो फिर उसने अपने फ़ोन पे मेल भी दिखाया मुझे कि ऐसे मेल आते हैं, वो आपको बातें करेंगे, आपसे ये करेंगे, तो कितना क्या सच है। उसने मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब बोली, उसने मुझे एक चीज़ बोली कि तुम्हारा भगवान तुमसे मिलने आएगा। मैंने कहा मेरा भगवान मतलब? कहते जितने भी भगवान हैं आपको जो मानते हो वो आपसे मिलने आते हैं, या कभी देखा है आपने? मैंने कहा यार हमारी इतनी औकात ही नहीं है, हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। कहते लेकिन आप हमारे भगवान को देख सकते हो, वो आपसे मिलने आएंगे, आपके आंखों के सामने खड़े होंगे और आप उनसे बात करें। उनके भगवान मतलब सैटन जो भी है। मैंने कहा यार दूर से नमस्कार आपके भगवान को। मुझे लगता है 7 दिन का पता नहीं, मगर इस एपिसोड को देखने के बाद अंकित somebody will definitely reach out to you। और अगर आएंगे तो प्लीज ऑफ रिक्वेस्ट मुझे बताइए। क्या ऐसे कुछ होता है? हाँ ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे में अंकित एक चीज जो हमेशा आपको इंस्पायर करती है म्यूजिक बनाने के लिए, वो क्या है? हाँ आई थिंक पॉजिटिव एंड गुड एटमॉस्फेयर। ऐसे में अंकित आई एम श्योर बहुत फैंस, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी अंकित के बारे में जो शायद आपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं सुनी होंगी, और यही हमारा कमाल है मस्ती का, हमारी बातों का, कि बहुत सारी बातें हो जाती, स्पेशली ये वाली। ऐसे ही है। एंड बट अंकित, आपकी आवाज़ में जो आपका लेटेस्ट ट्रैक है, आई एम श्योर यू नो योर फैंस, योर आशिक्स वुड लव टू लिसन दैट। मेरी ईपी का एक गाना है, मैं वो गाना चाहूँगा, क्योंकि मैं वो आते वक्त वही गुनगुना रहा था, तो वो जहन में है। गाने का नाम है मजाक करते हो, वो गाता हूँ मैं। हाँ रोजाना रोजाना एक नई शुरुआत करते हो मेरे यारा, यारा इश्क नहीं मजाक करते हो
तुमको मुझसे दूर हुए 1 साल ना हुआ, हाँ फिर से प्यार हुआ, प्यार हुआ क्या बात करते हो, हाँ रोजाना रोजाना एक नई शुरुआत करते हो। बात है, क्या बात है, मतलब थैंक यू। ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट एंड आई थिंक ये 2025 का एक नेशनल एंथम बन सकता है बिकॉज बस ये रील पे चल जाए तो तो गाइस प्लीज इस गाने की भी हमने 4 लाइनें निकाल के रखी। आई एम श्योर ये द आर्टिस्ट में जो प्रेशर है ना यार गाइस, आप पूरा गाना सुनो, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। आखिरी में एक एडलिब आती है, वही हमने रील के लिए कट किया उस है। पे नाचिएगा, हुक स्टेप्स बनाइएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सा गाना अंकित हमें आज गा के सरप्राइज करने वाले हैं? लेट्स हियर इट आउट। आई थिंक तुमको एक गाना पसंद है, इश्क तुम्हारा, वो गाता हूँ। इस गाने में रीलें भी बन जाएंगी। रील्स एंटर द चैट। तेरी बारिशें भिगाए मुझे, तेरी हवाएं बहाए मुझे, पाँव तले मेरे ज़मीन चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है, ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। Wow, wow, wow. Thank you. Goosebumps entered the chat. Reels left the chat. Wow, Ankit Great. bhai, Thank you, it's bhai. always Thank you so always a pleasure to listen to you live, and I'm sure live shows में कितना मजा आता होगा। बहुत मजा, मुझे खुद मजा आता है, बहुत मजा आता है। लाइव शोज किसी भी आर्टिस्ट के लिए आई थिंक गिफ्ट है। So Ankit, before we conclude, very quickly we'll play fun word जिसमें कि आपसे कुछ रैंडम सवाल पूछूंगा और आपको 1 या 2 शब्दों में उसका जवाब देना है ना। So let's start. अंकित तिवारी का फेवरेट अंकित तिवारी सॉन्ग? सुन रहा है तू? अंकित तिवारी इज अ बिग टाइम पार्टी एनिमल, ट्रू फॉल्स? नाउडेज। एक गाना दैट अंकित तिवारी विशेष की काश मैंने किया होता? किसी और का? हाँ, कोई भी गाना। बुलिया। बुलिया, वाओ। एक गाना दैट अंकित तिवारी विशेष की काश मैंने नहीं किया होता? एक गाने नहीं, बहुत सारे नॉन फिल्म के गाने हैं। नॉन फिल्म। मैं उस गाने के बारे में इसलिए बता नहीं सकता क्योंकि खुद भी याद नहीं है, नाम याद नहीं है, सो क्या। ओके। अंकित तिवारी का फेवरेट सिंगर? ऑल टाइम फेवरेट किशोर दा। क्या बात है। एंड फीमेल? मतलब अभी बहुत सारे ऑप्शन, बट लता जी, मैं हमेशा बोलता हूँ स्कूल है अपने आप में। एक एक्टर जिनको लगता, मतलब what do you call that, एक जिनकी आवाज मैं बन yes, या बन सकता था, या उनके लिए गाऊं तो अच्छा रहेगा। आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि एक कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। अगर वो फिल्म मोहित सूरी डायरेक्ट करे और उसमें इमरान हाशमी हो, और अगर उसमें मेरा म्यूजिक हो या मैं गाऊं, तो वो एक बहुत ही क्रेजी कॉम्बिनेशन है। हमने सुना डेथ बाय चॉकलेट, इसको कहेंगे डेथ बाय म्यूजिक। ये कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगा ना, और स्पेशली में इमरान हाशमी वॉक हो रही है, ओहो, मैं खुद मिस करता हूँ। आई रियली मिस दैट यार। ओके, अंकित तिवारी सिंगर नहीं होते, म्यूजिशियन नहीं होते, तो क्या होता? म्यूजिक टीचर। I love this wacky answer. On that note, Ankit, it was a pleasure to have you. Thank you. We always love to listen to your voice और हम चाहते हैं जो आपके गाने हैं हमारी गलियों में आते रहें, बिकॉज आपको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एंड आपका एल्बम का नाम बहुत अच्छा है, अंडररेटेड। वी जस्ट वांट कि अब लोग कहें कि यार ब्रो, वी वांट ओवररेटेड वेरी सून। एंड I hope you also had a great time on Masti. Yeah, बहुत मजा आया। Thank you so much. Thank you so much, Thank Ankit. you guys. Wish you all the really best for your upcoming album. Thank Guys, do watch. इनकी गाने जो हैं वो देखिए, and रीले बनाना मत भूलना। रीले बनाएंगे।
अंडररेटेड भी है। Underrated. And before we wrap up, let's have a Masti selfie.